आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपके 2 पार्ट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, रसधानियाँ। ये रसधानियाँ क्या होती हैं? तो रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं और जो तरल पदार्थ होते हैं, उनका स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, उनको उनका संग्रह कहाँ होता है? राजधानियों में होता है। जंतु कोशिकाओं की राजधानियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो छोटी होती हैं। जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ कैसी होती हैं? पादप कोशिकाओं की राजधानियाँ बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो केंद्रीय राजधानी होती है उसकी जो माप होती है, उसके कोशिका के आयतन का, मतलब जितनी भी कोशिका है उसका जितना भी वॉल्यूम है कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। समझ आया? राजधानियों में क्या होता है? राजधानियों में आपका ठोस और तरल पदार्थों का स्टोरेज होता है, संग्राहक थैलियाँ होती हैं। और जंतु कोशिकाओं की राजधानी कैसी होती है? छोटी होती है। पादप कोशिकाओं की राजधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी केंद्रीय राजधानी जो होती है उसकी माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य रहता है। ठीक है, यानी जो पादप कोशिकाओं की राजधानी है उसमें क्या रहता है? कोशिका द्रव्य। यह कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है, तथा कठोरता प्रदान करती है, मतलब स्फीति देती है, टर्जिडिटी देती है। इस तरीके से कहते हैं दृढ़ बनाती है कोशिकाओं को और उसे कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं, यानी कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए ज़रूरी है, वो किस में स्टोर रहते हैं? राजधानी में। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, जैसे देखो अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है, ये सारे कहाँ स्टोर रहते हैं? आपके राजधानियों में। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा है आपका, की घाव की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वैसे अभी हमने राजधानियों के बारे में देखा, जो राजधानियाँ होती हैं वो ये आपके जो पदार्थ हैं, अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल है, इनका स्टोर करते हैं। पर कुछ ऐसी राजधानियाँ होती हैं जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ और जल को, मतलब जो भी अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर को और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। आपने देखा है जितनी भी कोशिका है उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। हम लास्ट वीडियोस में कवर करके आए हैं। तो प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। हर एक कोशिका अलग होती है, उसकी एक अपनी संरचना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो श्वसन करते हैं। पोषण करना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्रिया जो होती है, नई प्रोटीन बनाने में जो सहायता करते हैं, ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंकों की विशिष्ट रचना के कारण संभव होता है। यानी कि उनकी झिल्ली जो, मतलब प्रत्येक कोशिका जो होती है उनकी संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। उनकी जो झिल्ली है, उनके जो अंगक हैं, उनकी जिस तरीके से संरचना होती है उस तरीके के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। आपको पता है, अंतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका जो है वो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों है, मतलब इसके बताइए। तो आप यही बता सकते हैं कि जो कोशिका की संरचना होती है वो प्रत्येक कोशिका की संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है। और जिस तरीके से उनकी झिल्लियाँ होती हैं, उनके उनके अंदर जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गेनीज होते हैं, उनकी जो संरचना होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वर्क करते हैं। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। इसीलिए कोशिका को जीवन की, क्वेश्चन आता है कि कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्यों? तो यही आप अब ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, कोशिका विभाजन। अभी कोशिका विभाजन क्या होता है? तो जैसे ये कोशिका है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये कोशिका है। अब इस कोशिका से अगर दो न्यू डिफरेंट कोशिका बन रही है, ठीक है, तो इसे हम कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिका क्या हो गई? विभाजित हो गई, उसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। अभी मैंने बताया कि एक कोशिका से नई कोशिका का बनना ही क्या है, आपका कोशिका विभाजन है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। पुरानी कोशिकाओं, ये नई कोशिका के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करते हैं, जो कोशिका विभाजन होता है, एक सेकेंड, ठीक है, तो देखिए कोशिका विभाजन आपका 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका सूत्री विभाजन, ठीक है, सूत्री विभाजन जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, सूत्री विभाजन। और दूसरा क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं मियोसिस। सूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। तो सूत्री विभाजन, जैसे यहाँ पर लिखा है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। पहले इतना समझ में आया। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब है पुरानी क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, सूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं, और दूसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रीड करते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतानित कोशिकाएं बनाती है। ऐसा समझिएगा इसको, ये आपका है भी, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर ये है, ठीक। अब ये मात्र कोशिका है, यहाँ की कोशिका क्या है, ये मात्र कोशिका है जिससे, ठीक है। तो मात्र कोशिका से 2 अलग अलग कोशिकाएं बन रही है, 2 न्यू कोशिकाएं बन रही है। लेकिन इन न्यू कोशिकाओं में, जिन्हें हम संतानित कोशिकाएं कह रहे हैं, यानी कि ये एक आपकी, इस तरीके से समझो, ये क्या है, एक मात्र कोशिका है। इस कोशिका से 2 न्यू कोशिकाएं बन रही है। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, संतानित कोशिकाएं। तो समसूत्री का मतलब है, ये जो मात्र कोशिका है, जो पेरेंटल सेल है, उसमें जितने भी आपके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसमें 4 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर भी, इसमें भी 4 गुणसूत्र होंगे और इसमें भी 4 गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र, जो पेरेंट सेल होती है, तो मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। अगर संतानित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के समान है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये गुणसूत्र है आपके, अगर आप डायग्राम देख लीजिए, ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्रों की संख्या सेम है, यहाँ पर भी सेम है 4, यहाँ पर भी सेम है। अब रीड कीजिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसे हम यहाँ से रीड करते हुए आए थे, देखिए थोड़ा सा, कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, मतलब ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, उस प्रोसेस को हम सूत्री विभाजन कहते हैं। अब पढ़े, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर समरूप संतानित कोशिकाएं बनाती है। समरूप का मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। संतानित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। किसमें करती है, जीव में वृद्धि करने के लिए। वैसे भी कोशिका विभाजन जो होता है वो जीवों में वृद्धि करने के लिए ही होता है, तो ये जीवों में वृद्धि करने के लिए और ऊतकों, यानी जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में, उनकी मरम्मत करने में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर, यानी जंतुओं और पौधों के जो प्रजनन अंग होते हैं और ऊतकों की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतानित निर्माण करती है। यह एक सेकेंड, देखो, यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्र या फिर अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं,
अर्धसूत्रण या फिर अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है, यानी कि ये देखो, तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनाती है। कितनी बनाती है? 4। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसीलिए अर्धसूत्री बोलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि संतानती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई? तो देखो, इसको समझिए थोड़ा।